अस्सलाम वालेकुम। साइंस का चैप्टर है आप लोगों का क्लास 7 का। अमेजिंग साइंस है आप लोगों की। क्लास 7 का चैप्टर है सेल हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इस चैप्टर के जो मेजर पॉइंट्स हैं उनको हम आज जो है वो डिस्कस करेंगे। बेसिकली चैप्टर जो है वो 3 हिस्सों में मुश्तमिल है। सेल्स के बारे में, खलियों के बारे में, यानी हेरिडिटी मतलब विरासत के अमल के बारे में। विरासत मतलब आपको आपके वालिदैन की जानिब से जो खुसूसियात जिस्मानी तौर पे या फिर किसी और तरीक़ाकार से हासिल होती हैं उससे हेरिडिटी कहा जाता है। एवोल्यूशन मतलब इर्तिका को कहा जाता है। इर्तिका मतलब चेंजिंग। चैप्टर के पहले हिस्से में सेल्स के बारे में बताया गया है। चैप्टर का पहला हिस्सा जो है वो इस हवाले से डिस्कस किया जा रहा है कि जो इंसानी जिस्म होता है या कोई भी जिस्म होता है जो सांस लेने का अमल करता है वो मिलियन ऑफ सेल्स मतलब अरबों सेल्स से मिल के बना हुआ होता है। ये सेल्स जो होते हैं वो डायमीटर में बहुत छोटे होते हैं। इवन ये कि इतने छोटे होते हैं कि 0.005 mm या फिर 0.02 mn जो है इनकी साख्त की जो चौड़ाई या लंबाई हो सकती है। ये सेल्स जो होते हैं वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर्स को बनाने में अहम कारकर्दगी जो है वो अंजाम दे रहे होते हैं। सेल्स जो है वो अपने अंदर ख़ुद भी बहुत सारे जो है वो अज्जा रखते हैं, जिनमें सबसे अहम तरीन अज्जा जो है वो न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस जो होता है थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर्स पे मतलब धागा नुमा स्ट्रक्चर्स पे मुश्तमिल होता है, जिसे क्रोमोसोम्स कहा जाता है। ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स केमिकल पे मुश्तमिल होते हैं, पेचीदा कीमिया पे मुश्तमिल कीमियाई एक माखज़ होता है उस पर मुश्तमिल होते हैं, जिसे DNA या डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। ये डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड DNA जो होता है वो हर शख्स का कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से मुख्तलिफ होगा। उसके अपने पेरेंट्स से तो उसमें कुछ चीज़ें मुंतकिल हो रही होंगी, इनहेरिटेट हो रही होंगी, लेकिन बेसिकली ये DNA जो होता है वो हर शख्स का मुख्तलिफ होता है। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये जीन की इंफॉर्मेशन देते हैं। जीन मतलब आपके वालिदैन से हासिल होने वाली मुख्तलिफ जो विरासती खुसूसियात हैं उनके बारे में आपको जो है वो बता रहे होते हैं। ये प्रोटीन पे मुश्तमिल होते हैं। जीन्स जो होते हैं ये जो DNA होता है ये डुप्लिकेट बन जाता है, मतलब धागे जो हैं वो मुश्तमिल होते चले जाते हैं, आगे बढ़ते चले जाते हैं, और ये धागे जो हैं वो इतने बढ़ जाते हैं कि आपके DNA को डिप्लॉयड मतलब एक के बाद एक रेप्लिकेशन के थ्रू जो है वो बढ़ते रहते हैं। मतलब एक धागा जो है वो 2 धागों में, 2 धागे 4 में, 4 8 में, इस तरह ये बढ़ते रहेंगे। इस अमल को जो है वो सेल डिवीज़न कहा जाता है। क्रोमोसोम्स के इस अमल के बढ़ने को सेल डिवीज़न कहा जाता है। सेल डिवीज़न के मज़ीद 2 हिस्से होते हैं, एक होता है माइटोसिस आप देख सकते हैं और एक होता है मियोसिस। सबसे पहले माइटोसिस को देख लेते हैं। माइटोसिस इज़ अ काइंड ऑफ अ सेल डिवीज़न इन विच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूली फॉर्म्ड डॉटर सेल रिमेन द सेम एज दैट इन द ओरिजिनल पेरेंट सेल। पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे उतने ही जो है डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स मौजूद होंगे माइटोसिस के अमल के दौरान। माइटोसिस में बताने का जो बेसिक अहम तरीन पॉइंट है वो ये है कि माइटोसिस के अमल में जो पेरेंट्स में जितने क्रोमोसोम्स के धागे मौजूद होंगे या लच्छे मौजूद होंगे उतने ही जो है वो डॉटर सेल में भी मौजूद होंगे। इस अमल को रेप्लिकेशन कहते हैं। ये जो फाइबर्स होते हैं इनको स्पिंडल फाइबर्स या फिर स्पिंडल धागे जो है कहा जाता है। इस तरह के अमल को माइटोसिस या फिर सेल डिवीज़न का माइटोसिस का अमल कहा जाता है। दूसरा जो इसमें अमल है वो आपको अगले पेज में दिखेगा, इसे मियोसिस कहा जाता है। मियोसिस इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। मियोसिस आप देख सकते हैं, मियोसिस इज़ अ काइंड ऑफ अ सेल डिवीज़न विच अकर ओनली विद इन द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये सिर्फ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो है वो वक़ू पज़ीर होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब जहाँ से हम नशो-नुमा या पैदाइश का नया पैदाइश के जो अमल होता है वहाँ से ये मियोसिस का जो सेल डिवीज़न होता है ये मुश्तमिल होता है उस पर। मियोसिस इज़ कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ सेक्स सेल और गैमेट्स। मियोसिस जो होते हैं वो सेक्स सेल और गैमेट्स पे मुश्तमिल होते हैं। 4 daughter cell with half number of chromosomes as the parent cell are produced by meiosis। 4 डॉटर सेल मतलब नए सेल जो होते हैं वो वालिदैन के सेल की जानिब से हासिल किए जाते हैं, जिसके बाद एक नया सेल जो है वो बनता है। इस अमल को मियोसिस कहा जाता है। मैं फिर बता रहा हूँ कि ये पूरा अमल जो होता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में
या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जो सेल्स होते हैं उनमें वक़्फ़ पज़ीर होता है। ये जो मियोसिस का अमल होता है इसमें पेयर्स बनते हैं, पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब दो क्रोमोसोम्स मिलके एक पेयर बना रहे होते हैं। इस अमल को होमोलोगस कहा जाता है। इस तरह के अमल में जो रिडक्शन होती है, डिवीज़न होती है, वो रिडक्शन डिवीज़न कहलाती है। मतलब एक के बाद दो बढ़ने का अमल जो होता है वो रिडक्शन डिवीज़न कहलाता है। इस तरह के जो सेल डिवीज़न होती है जिसमें सेल्स बढ़ते हैं और नए सेल्स बनते हैं, दो तरीके के होंगे सेल्स के बढ़ने का अमल। एक माइटोसिस जिसमें सेल्स जो है वो बढ़ेंगे लेकिन ये पूरी बॉडी में होंगे। दूसरा मियोसिस, ये सिर्फ सेक्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू जो है वो अपने सेल्स को बढ़ाएगा, यानी नए आने वाले जो आपकी नस्ल होगी उसे बढ़ाने में कारआमद होगा। इस तरह के अमल को मियोसिस कहा जाएगा। अब आ जाते हैं चैप्टर के दूसरे हिस्से पे जिसे हम हेरिडिटी कहते हैं। हेरिडिटी या विरासत, हम अपने वालिदैन से बहुत सारी चीज़ें जो है विरासत के अमल के थ्रू हासिल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके वालिद जो हैं वो टॉल हैं, लंबे हैं, तो आपका कद भी लंबा ही हो शायद। अगर आपके वालिद की आंखों का कलर ब्लू है और आपकी वालदा का कलर भी ब्लू है तो आपकी आंखों का कलर भी ब्लू ही होगा। अगर हम यूरोप के साइड पर देखें तो यूरोप में ज़्यादातर जो लोग होते हैं उनकी आंखों का कलर ब्लू होता है और जो बालों का कलर होता है वो ब्राउन होता है। उसकी वजह यही होती है कि वहाँ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वालिद और वालदा दोनों के जो है वो ज़्यादातर जो है ब्लू आइज़ एंड ब्राउन हेयर जो होते हैं वो उनके क्रोमोसोम्स में शामिल होते हैं, जिसकी वजह से हर आने वाली नस्ल उनकी जो होती है वो हेरिडिटी हासिल करती है, मतलब विरासत अपने वालिदैन से हासिल करती है, जिसकी वजह से उनकी बालों का और आँखों का रंग भी अपने वालिदैन से जो है मिलता जुलता होता है। अगर हम इससे क्रॉस डोमिनेंट कर दें, क्रॉस डोमिनेंट अगर ऐसा हो जाए कि अगर वालिद की आंखों का कलर ब्लैक हो और वालिदा की आंखों का कलर ब्लू हो, तो सवाल उठता है कि फिर आने वाली नस्ल मतलब बच्चों की आंखों का कलर कैसा होगा। इस सूरत हाल में ज़्यादातर बच्चों की आंखों का कलर जो होगा वो ब्लैक ही होगा, क्योंकि ब्लैक जो होगा वो डोमिनेंट होता है, मतलब एक तरह से वो हावी हो जाएगा। हावी हो जाने की वजह से वो ब्लू कलर के बजाय ब्लैक कलर में ही बच्चों के जो है आंखों का कलर दिखने लगेगा। इस तरह के अमल को वेरिएशन कहा जाता है। ये वेरिएशन मुख्तलिफ होती है। कभी ऐसा होता है कि वालदा के जो वेरिएशन होती है वो हावी हो जाती है, कभी वालिद की वेरिएशंस जो होती हैं वो हावी हो जाती हैं। अच्छा, ये सिर्फ आँखों के, बालों के, कद के या फिर आपके जिस्मानी साख्त पे ही मुश्तमिल नहीं होती। हेरिडिटी विरासत जो है वो आपके जिस्मानी साख्त पे मुश्तमिल नहीं होती है। कुछ जगहों पे आपको विरासती तौर पे कुछ डिजीज़ भी अपने पेरेंट्स के ज़रिए हासिल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को मुख्तलिफ हेरिडिटल जो डिजीज़ हैं वो आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं। इस अमल को भी वेरिएशन कहा जाता है। कुछ बच्चों में ये हेरिडिटी डिजीज़ जो हैं वो आगे ट्रांसफ़र होती हैं, कुछ बच्चों में नहीं होती हैं। अच्छा जनाब, इसमें एक और चीज़ है बताने की। द स्टूडेंट इन अ क्लास कैन बी अरेंज इन अ लाइन फ्राम द शॉर्टेस्ट टू टॉलेस्ट, द हाइस्ट शो कंटिन्यूस वेरिएशन। इसमें एक बात बताने की कोशिश की गई है कि वेरिएशन को हम आसानी से समझ सकते हैं कि अगर हम स्कूल के तमाम क्लास के बच्चों को एक लाइन में खड़ा कर दें और छोटे से बड़े की जानिब लेके जाएं बच्चों को, यानी जिनका कद छोटा है उन्हें आगे रखें, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बड़े कद वालों को पीछे की जानिब लेके जाएं, तो इस तरह के अमल को कंटिन्यूस वेरिएशन कहा जाता है। इस तरह की वेरिएशन तब्दील होती रहती है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको विरासत में आपके वालिद की जानिब से ब्राउन बाल मिलें। क्या पता आने वाले दिनों में आपके बच्चे जो होंगे उनके बालों का कलर जो है ब्राउन ना हो, वो ब्लैक हो जाए। वेरिएशन कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी। दूसरा होता है कैरेक्टरिस्टिक दैट आर डिस्टिंक्ट सच एज अ ब्लड ग्रुप शो डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो ज़रूरी नहीं है कि आपके वालिदैन से ही आपको हासिल हों, वो अलग भी हो सकते हैं। जैसे कि ब्लड ग्रुप, आपका ब्लड ग्रुप ज़रूरी नहीं है कि आपके वालिद या वालदा पे ही जाए, वो मुख्तलिफ भी हो सकता है। इस तरह की वेरिएशन को डिसकंटिन्यूस वेरिएशन कहा जाता है। अच्छा जनाब, इसमें इनहेरिटेंस या विरासत के थ्रू मिलने वाली चीज़ों को भी देखते हैं। At fertilization, a male reproductive cell join up with a female reproductive cell to make a fertilized egg called a zygote. विरासती अमल के थ्रू जब फर्टिलाइजेशन बारावरी का अमल होता है तो मेल रिप्रोडक्टिव सेल जो होता है वो जाके ज्वाइन करता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल को, जिसके बाद फर्टिलाइज होता है। एक अंडा जो है, एक एग जो है वो फर्टिलाइज बारावर होता है, जिससे जाइगोट या
एक मादा जाइगोट नाम का जो है वो बनना शुरू हो जाता है। ये जाइगोट आगे जाके क्रोमोसोम्स में तब्दील होता है, जिसके बाद मुख्तलिफ रेसेसिव जीन्स, मतलब आपको वालिदैन की जानिब से हासिल होने वाले मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, कुछ वालदा की जानिब से, कुछ वालिद की जानिब से जो है वो इस रेसेसिव जीन में या फिर जो आपके क्रोमोसोम्स हैं उनमें मुंतकिल होना शुरू होते हैं। अगर ब्लैक कलर आपके वालिद या वालदा का है तो फिर आपका डोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो ब्लैक कलर होगा, आपके जो जाइगोट होगा वो ब्लैक कलर में ही तब्दील होना शुरू हो जाएगा, यानी आपके बालों का कलर भी ब्लैक होगा। इसी तरह मुख्तलिफ प्लांट्स में भी यही होता है कि अगर कोई प्लांट जो है वो उसके जाइगोट में या फिर उसके जो मादे में जो जिस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, उसके आने वाली बारावरी की नस्ल में भी ऐसे ही कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो आगे बढ़ना उसकी नस्ल में भी शुरू हो जाएंगे। अच्छा, इसके लिए 2 एक्सपेरिमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इस अमल के लिए, इनहेरिटेंस के अमल के लिए 2 साइंसदानों ने जो है वो अपने जो है एक्सपेरिमेंट बताएं। सबसे पहले मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। मेंडल्स एक साइंसदान थे, बायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने अपने कुछ जो है वो तज्जिया किया था। इनको हम देख लेते हैं। इन 1865 जॉर्ज मेंडल एन ऑस्ट्रियन मोनिक कैरिड आउट सिंपल एक्सपेरिमेंट यूजिंग गार्डन पीस। जॉर्ज मेंडल नाम का एक ऑस्ट्रियन जो एक बायोलॉजिस्ट था, उसने इसके लिए एक छोटा सा जो है वो तजुर्बा किया था। गार्डन पी मतलब मुख्तलिफ जो बागात के जो पीज़ होते हैं, मतलब मटर के दाने होते हैं, उन पे किया था। ही नोटिस अ नंबर ऑफ अ डिफरेंट इन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। उसने नोटिस किया कि हर दाना जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स में मुख्तलिफ है। फॉर एग्जांपल सम वैराइटीज़ हैड अ शॉर्ट स्टेम एंड अदर हैड अ लॉन्ग स्टेम। कुछ के जो स्टेम्स हैं, मतलब जो तने हैं, वो लंबे हैं, कुछ के छोटे या कम हैं। सम हैड स्मूथ सीड कॉट्स एंड अदर हैड विंकल्ड सीड कॉट। कुछ दानों के जो सीड कॉट हैं, मतलब जो उस पर चढ़े हुए गिलाफ हैं, वो जो हैं वो काफ़ी स्मूथ हैं, मतलब साफ़ सुथरे हैं, और कुछ जो हैं वो इतने ज़्यादा रिंकल्ड हैं, मतलब उनमें जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की लकीरें दिख रही हैं। ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट ही केयरफुली ट्रांसफर्ड पोलन फ्रॉम द एंथर ऑफ अ प्योर ब्रीडिंग टॉल प्लांट टू द स्टिग्मा ऑफ अ प्योर ब्रीडिंग शॉर्ट प्लांट। इस एक्सपेरिमेंट, इस तजुर्बे के दौरान मेंडल्स ने एक और काम किया कि एक प्योर ब्रीडिंग टॉल लंबे पौधे के जो पोलन थे, मतलब उसके जो ज़रतैशे थे, उनको जो है वो एक छोटे पौधे के साथ ब्रीडिंग करवाई, उन्हें जोड़ने की कोशिश की, उनके साथ जो है मिलाने की कोशिश की, जिसके नतीजे में ही कलेक्टेड द सीड। उसने एक नए सीड जो हैं वो बनाए या फिर उनको दरियाफ़्त करने की कोशिश की। ये सीड जब उसने बोए और उसके बाद उनमें से निकलने वाले पौधों को उसने ऑब्ज़र्व किया, उसने देखा बहुत गौर व फिक्र के साथ उन पे जो है नज़र रखी, तो उसने ऑब्ज़र्व किया कि जो जीन है वो डोमिनेंट जो थी वो टॉल मतलब लंबे पौधों की थी, जिसकी वजह से नए बनने वाले पौधे भी क्या हुए, लंबे और मजबूत जो है वो ऑफ स्प्रिंग की सूरत में नज़र आए। ऑफ स्प्रिंग मतलब नस्ल की सूरत में नज़र आए। ये डोमिनेंट कैरेक्टर था लंबे पौधों का, जिसकी वजह से जो नए पौधे बने उन जीन्स के थ्रू वो भी इनहेरिटेट किया उन्होंने डोमिनेंट कैरेक्टर को, मतलब लंबाई को, अपने पेरेंट्स में से लंबे पौधों की इनहेरिटेंट जीन को जो है वो इनहेरिटेट किया, जिसकी वजह से नए पौधे भी जो है वो लंबे बने। इस अमल को जो है वो मेंडल्स एक्सपेरिमेंट कहा जाता है। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। फिर आ जाते हैं एक और चीज़, म्यूचुएशन। Sometime when cell division, the structure of chromosomes or a gene may change. This change is called mutation. जब भी हम structure of chromosomes में किसी भी किस्म के changing को कभी कभी देखते हैं, तो इस तरह की changing जो है वो mutation कहलाती है। When gametes are formed in the reproductive organ, this is a chance that change in the structure of a number of chromosomes can take place. इस तरह के अमल में gametes में मौजूद chromosomes में जो धागे होते हैं उनके नंबर में चेंज होने का कुछ चांस होता है। इस अमल को जो है वो म्यूचुएशन कहा जाता है। म्यूचुएशन कैन ऑन अकर नेचुरली, ये कुदरती तौर पे ही हो सकेगा ये अमल म्यूचुएशन का। दे कैन आल्सो बी कॉल्ड बाय एक्सरेज, ये अक्सर एक्सरेज की वजह से भी जो है वक़ू पज़ीर होता है। अदर्स फॉर्म ऑफ रेडिएशन, या किसी और रेडिएशन के अमल की वजह से भी होता है। एंड बाय सम केमिकल्स, और कुछ केमिकल्स यूज़ करने की वजह से भी होता है।
इस तरह के अमल से जो है वो कुछ बीमारियां जो है वो हमें लग सकती हैं, जैसे जिनको ये अमल होता है म्यूचुएशन का, टूट फूट का अमल। इस तरह के म्यूचुएशन के अमल की वजह से डाउन सिंड्रोम्स और हीमोफीलिया जो है, ये 2 डिजीज़ जो हैं वो म्यूचुएशन के अमल की वजह से हो सकती हैं। फिर आ जाते हैं एवोल्यूशन, इर्तिका। इर्तिका यानी चेंजेस। इससे हम ये समझ सकते हैं कि हम बनी नूं इंसान के हवाले से ये कह सकते हैं कि जब हम पैदा हुए थे तो हमारी जो जिस्म का इर्तिकाई सिस्टम था वो कुछ मुख्तलिफ था। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम उन चीज़ों को वैसे ही इस्तेमाल करते हो जो आज हम इस्तेमाल करते हैं। मतलब उंगलियों और हाथों का इस्तेमाल हम शुरू से करते थे, लेकिन इसको भरपूर अंदाज में इस्तेमाल करना अलग बात थी। कुछ पौधों में, कुछ जानवरों में इसी तरह उनके मुख्तलिफ जिस्म के आज़ा जो हैं वो इस्तेमाल ना करने की बिना पे उन आज़ा का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पे ना होने की वजह से आखिरकार वो आज़ा जो है वो ख़त्म होते चले गए। एवोल्यूशन में वेयर हैव द मिलियंस ऑफ डिफरेंट लिविंग थिंग्स कम फ्रॉम, कहाँ से आते हैं ये डिफरेंट किस्म के लिविंग थिंग्स? बहुत सारे जो हैं। साइंटिस्ट हैव प्रोवाइडेड लाइकली एक्सप्लेनेशन दैट दे वर प्रोड्यूस ड्यू टू एवोल्यूशन। ये अमल जो होता है एवोल्यूशन होता है कि आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीज़ें जो हैं वो दुनिया से ख़त्म होती चली जाती हैं और नए जो इंसान, पौधे या जानवर जो हैं वो आते रहते हैं। इस तरह के अमल को एवोल्यूशन या इर्तिका कहा जाता है। एवोल्यूशन मीन चेंज एंड इम्प्रूवमेंट फ्रॉम सिंपल बिगनिंग। एवोल्यूशन का मतलब चेंज होता है, या फिर सिंपल बिगनिंग मतलब शुरुआत से होने वाली मुख्तलिफ़ चीज़ों का अच्छे तरीके से इम्प्रूव करके इस्तेमाल को कहा जाता है। इसके हवाले से डार्विन की थ्योरी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डार्विन ने इस हवाले से कहा था द थ्योरी हाउ एवोल्यूशन टुक प्लेस वाज पुट फॉरवर्ड 100 ईयर अगो बाय चार्ल्स डार्विन। डार्विन सजेस्टेड दैट, डार्विन ने इस हवाले से कहा था देयर इज़ अ वेरिएशन विद द पॉपुलेशन ऑफ अ लिविंग थिंग। जो पॉपुलेशन ऑफ लिविंग थिंग है उनमें वेरिएशन है, मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो तब्दीलियाँ हैं। मतलब आप खुद देख ले, एशिया के जो लोग होते हैं वो मुख्तलिफ दिख रहे होते हैं। एशिया के बराबर में ही कुछ मशरक़ी एशिया के जो लोग होते हैं, मतलब चाइना, जापान के लोग जो होते हैं, उनकी जो जिस्मानी साख्त होती है मुख्तलिफ होती है। यूरोप के लोग हमसे ज़्यादा जो है वो ज़्यादा क्लीन या फिर हमसे ज़्यादा जो है गोरे होते हैं, या फिर उनके बालों का कलर ब्राउन होता है, आँखों का कलर ब्लू होता है। ये वेरिएशन है। इसने कहा था कि पॉपुलेशन में, आबादी में वेरिएशन आना शुरू हो जाएगा। देयर इज़ अ स्ट्रगल फॉर अ सर्वाइवल विद इन पॉपुलेशन। एक वक्त आएगा कि पॉपुलेशन को, आबादी को स्ट्रगल करना पड़ेगा सर्वाइव करने के लिए, अपने आप को अपनी बका को बरकरार रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तगोदो करना पड़ेगा। सम इंडिविजुअल्स आर बेटर अडेप्टेड टू देयर सराउंडिंग। कुछ इंडिविजुअल्स जो होंगे वो अपने सराउंडिंग से मुख्तलिफ़ चीज़ों को अडॉप्ट करते रहेंगे, अपने इर्द गिर्द माहौल से जो है वो कुछ चीज़ों को अडॉप्ट करते रहेंगे। दे आर मोर लाइकली टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस। ये अपने आप को बढ़ाने के लिए और रिप्रोड्यूस करने के लिए ऐसा करेंगे। अदर विल डाई आउट। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो वो आखिरकार मर जाएंगे। दिस इज़ समटाइम रेफर्ड टू एज अ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। इसको हम आम तौर पे ये कह सकते हैं कि ये ज़िंदगी की बका के लिए ज़रूरी होगा कि वो माहौल से हासिल होने वाली मुख्तलिफ़ चीज़ों को अपने जिस्म और अपने जिस्मानी साख्त में जो है मुंतकिल करते रहें। सो ही कंक्लूडेड दैट, तो उसे हम आसान अल्फाज में कह सकते हैं पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म हैव बीन नेचुरली सिलेक्टेड फ्रॉम देयर पॉपुलेशन। जो आम तौर पे आबादी का इर्तिका होता है वो तमाम का तमाम नेचुरली होता है, बिकॉज दे आर बेटर अडेप्टिव दैन अदर। क्योंकि हम इससे बेहतर तरीके से अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता अडॉप्शन का अमल या फिर हमारे जिस्मानी साख्त में मुख्तलिफ़ चीज़ों को या मुख्तलिफ़ माहौल की चीज़ों को अडॉप्ट करने का अमल ख़ुद ब खुद वक़ू पज़ीर होना शुरू हो जाएगा। चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें आप जो है वो फॉसल्स के बारे में भी पढ़ सकते हैं। फॉसल्स को हम आसान अल्फाज में आपको बता देता हूँ। पुराने वक्तों में जो भी चीज़ें मौजूद थीं, जैसे डायनासोर्स या मुख्तलिफ़ पहाड़ या मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में जो है वो जब हम पढ़ना चाहते हैं तो वो हम फॉसल्स के ज़रिए पढ़ते हैं। ये चीज़ें ज़मीन के अंदर दफन हो गई थी, जिसके बाद इनका साख्त जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई। लेकिन इनकी साख्त ख़त्म होने के बाद भी इनके साख्त के जो निशानात थे वो ज़मीन पे मौजूद पत्थरों में गड़ गए।
इस गढ़े हुए अमल के ज़रिए हम इनकी साख के बारे में जान सकते हैं कि डायनासोर किस तरह के दिखते होंगे, या फिर उस टाइम की जो मछलियाँ थी वो किस तरह की दिखती होंगी, पौधे जो हैं वो किस तरह की साख्त रखते होंगे। इन फॉसिल्स के ज़रिए ही हम किसी भी जानवर पौधे के डीएनए निकाल सकते हैं, और इसके ज़रिए ही हम बता सकते हैं कि ये डीएनए बता रहा है कि ये पौधा, ये जानवर, ये इंसान कितना पुराना है और इसके अंदर क्या क्या खुसूसियात थी। बहुत सी लाशें ऐसी मिलती हैं जिनका मुकम्मल तौर पे जो है वो चेहरा गायब होता है, बॉडी मुकम्मल तौर पे गायब होती है। इनको डीएनए के ज़रिए ही पता कराया जाता है कि ये लाश जो हासिल हुई है ये मर्द की है या औरत की, ये लाश कितने एज की थी, मतलब इसकी उम्र क्या थी, इस लाश का ताल्लुक़ किस दुनिया के ख़त्ते से हो सकता है। आसान अल्फाज में वेरिएशन के ज़रिए मालूम किया जा सकता है। इस अमल को जो है वो डीएनए के ज़रिए जो है वो कंप्लीट किया जाता है, और ये डीएनए जो है फॉसिल्स में भी इस्तेमाल किया जाता है। फॉसिल्स मतलब पुराने वक्तों की जो चीज़ें होती हैं जिनकी साख पत्थरों में दब के उसके निशानात छोड़ गई है, उनके ज़रिए हम मालूम कर सकते हैं कि फॉसिल्स के ज़रिए कि वो चीज़ें किस तरह की दिखती थी, वो कितने अरसे पहले मौजूद थी, उनके अंदर कौन कौन सी खुसूसियात मौजूद थी। चैप्टर कंप्लीट हुआ। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि अगर इसका काम हासिल करना चाह रहे हैं तो आप व्हाट्सएप के थ्रू, पीडीएफ के थ्रू भी हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो है डॉक्यूमेंटेड काम जो है वो स्कूल से हासिल कर सकते हैं। मज़ीद कुछ अगर आप जानना चाह रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जो है वो सवाल कर सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।